नमस्कार, मैं अनीशा दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास शो में। मिर्गी ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो आपके दिमाग को प्रभावित करती है। इसमें दिमाग की गतिविधि असामान्य हो जाती है और व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं। इसकी पुष्टि तब तक नहीं होती जब तक किसी व्यक्ति को 2-3 बार दौरे नहीं आ जाते। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, मिर्गी कैसे शरीर के अंगों को प्रभावित करती है और सबसे जरूरी इसका इलाज कैसे संभव है, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर प्रवीण कुमार, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार हूँ, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एट सर गंगाराम हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर, सबसे पहला मेरा सवाल है, मिर्गी क्या होती है? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। मिर्गी को हम लोग इंग्लिश में इपिलेप्सी कहते हैं। इपिलेप्सी का मतलब होता है जब किसी को 2 या 2 से ज्यादा दफा सीजर्स आ जाए, फिट्स आ जाए, कन्वल्जन्स आ जाए, जो बगैर बुखार के हो, बगैर किसी इलनेस के हो। जो सीजर्स होता है वो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के हाइपर एक्साइटेबल बिहेवियर की वजह से होता है। जब हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स ज्यादा एक्साइटेबल होते हैं, ज्यादा डिस्चार्ज करते हैं, तो उसकी वजह से सीजर्स होता है। और अगर ये सीजर्स बार बार हो, किसी को 2 से ज्यादा दफा हो, तो ये मिर्गी के रूप में या इपिलेप्सी के रूप में डायग्नोज किया जाता है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल डॉक्टर मेरा आपसे, मिर्गी के कारण क्या होते हैं? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्गी के कारण जैसे हम लोग किसी और बीमारी को सिस्टमेटिकली इवैल्यूएट करते हैं, वैसे ही मिर्गी के कारण तमाम होते हैं। जैसे किसी को अगर कोई ब्रेन का इन्फेक्शन हो, मेनिंजाइटिस, इंकेफ्लाइटिस, तो उससे मिर्गी हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रेन के अंदर कोई गांठ बनी हो, जैसे कोई ट्यूमर हो या कोई कीड़े वाली गांठ होती है जिसे न्यूरोसिस्टिक कहते हैं, या टीबी की गांठ होती है, ट्यूबरकुलोमा, उससे भी मिर्गी हो सकता है। या कभी किसी को स्ट्रोक हो, लकवा मारते हैं, तो उसमें लकवा के साथ में भी मिर्गी हो सकता है। सीजर्स आ सकते हैं जो बाद में मिर्गी में कन्वर्ट हो सकता है। या कभी कभी इन्फेक्शन किसी का होके खत्म हो गया हो और उसके बाद उसको सीजर्स हो रहे हो, इसे हम लोग पोस्ट इन्फेक्टिव सीजर्स कहते हैं, या बाद में मिर्गी में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी वजह से हो सकता है। या बहुत सारे बच्चों में ये कारण जो होता है वो जेनेटिक होता है, उनमें जीन्स में ऐसे डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिसकी वजह से वो लोग मिर्गी के शिकार हो जाते हैं या इपिलेप्सी से वो ग्रसित हो जाते हैं। कम से कम ऐसे हमारे पास में 50 से 40% ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें तमाम जांचों के बावजूद भी मिर्गी का कारण पता नहीं चलता है। आजकल जैसे जैसे डायग्नोसिस की सुविधाएं बढ़ रही हैं, हमारे पास में कारण ज्यादा पता चलने लगे हैं बजाय कि कुछ एक डिकेड पहले से। मिर्गी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि मिर्गी के सारे कारण हैं, तो इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी होती है हिस्ट्री। कि जब पेशेंट्स आके बताते हैं कि उनको इस तरह के सिम्टम्स हुए, सिम्टम्स के बेसिस पे हम ये समझते हैं कि हाँ, ये जो एपिसोड हुआ था वो सीजर का था, फिट्स का था। और जब इस तरह के एपिसोड्स बार बार होते हैं तो मिर्गी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेशेंट की हिस्ट्री, या जिसने इस एपिसोड को होते हुए देखा है उसकी हिस्ट्री, जो उसने कैसे बताया है, विटनेस अकाउंट। सेकेंड चीज होता है कि अगर किसी ने देखा हुआ है और उसने उसका एक वीडियो बना लिया मोबाइल कैमरे में, तो वो हमें बड़ा हेल्प करता है। बिकॉज जो कैमरे के साथ में खींची हुई वीडियो होती है वो हमें बताती है कि ये मिर्गी के दौरे हैं या कोई मिर्गी के ना मिर्गी वाले दौरे हैं, या किसी को कोई साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से हो रहा है। ये हमारा पहला पार्ट होता है। जब हम कन्विंस होते हैं कि हाँ मिर्गी वाले दौरे हैं, तो हम लोग आगे बढ़ के जांच करते हैं, जिसमें कि हम लोग ब्रेन मैपिंग करते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी कहते हैं, ईईजी कहते हैं। जैसे ईसीजी हम हार्ट के लिए करते हैं, वैसे ही ब्रेन के लिए हम लोग ईईजी करते हैं। फिर उसके साथ में ब्रेन का इमेजिंग करते हैं, एमआरआई ब्रेन करते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, अगर हमें नीड होती है तो हम लोग आगे बढ़ करके ब्लड का टेस्ट करते हैं, जेनेटिक टेस्ट करते हैं। और अगर जैसे हमने बात करी भी कि इन्फेक्शन ब्रेन में कोई सस्पेक्ट करता है, तो हम लोग उसके लिए लंबर पंक्चर, रीढ़ की हड्डी की पानी की जांच करके उसका जो सीएसएफ होता है, फ्लूइड निकाल के ब्रेन का, उसका जांच करते हैं। लेकिन बेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए होती है वो हमारा होता है हिस्ट्री, और उसके बाद हम उसको ईईजी एंड एमआरआई ब्रेन के साथ में कोरिलेट करते हैं उसकी डायग्नोसिस के लिए। डॉक्टर, क्या मिर्गी का ट्रीटमेंट उपलब्ध है? तो जब किसी को एक बार सीजर्स होता है तो नॉर्मली उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब कोई इपिलेप्सी हो जाता है तो उसमें मतलब 2 या 2 से ज्यादा बार सीजर्स आ गए, तब उसमें हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन हर इपिलेप्सी के मरीज को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहली बात यह है
किसी को अगर सीजर 1 साल में एक बार आ रहा है तो हो सकता है आपके डॉक्टर कहें कि हाँ इसको डेली मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब से बात करके डिसाइड कर पाते हैं उन चीजों के लिए। उसके लिए जो हमारा पहला स्टेप होता है वो हमारी एंटी सीजर मेडिकेशंस होती हैं, जिसको कि हम लोग एंटी इपिलेप्टिक मेडिकेशंस कहते हैं। वो सीजर के टाइप पे कि फोकल सीजर है कि जनरलाइज सीजर है, बच्चे का एज क्या है, उसका वेट क्या है, कोई और साथ में कंडीशंस तो नहीं है, उसके हिसाब से आपके डॉक्टर्स उन मेडिसिन को ट्रीट करते हैं। बहुत सारे बच्चे एक मेडिसिन पे ठीक होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे एक मेडिसिन के साथ में ठीक नहीं होते तो उनकी डोज को बढ़ाया जाता है या कोई साथ में नई मेडिसिन ऐड की जाती है। तो डॉक्टर्स के कंसल्ट में रहना जरूरी होता है अगर सीजर्स मेडिसिन शुरू करने के बाद में भी ना रुके तो। सेकेंड ये होता है कि बहुत सारे, जैसे हमने बात करी कि कुछ लोगों के जो सीजर्स होते हैं वो किसी ब्रेन के अंदर में गांठ या ट्यूमर की वजह से होते हैं, तो उसमें हमें ट्यूमर्स को रिमूव करने की जरूरत पड़ती है सर्जिकली, या ब्रेन का कोई ऐसा हिस्सा जो ठीक से ना बना हुआ हो जिसको हम लोग कॉर्टिकल डिस्प्लाजिया कहते हैं, और उससे किसी को रेसिस्टेंट सीजर आ रहे हैं, रिफ्रैक्टरी सीजर आ रहे हैं, तो उसमें हमें उनको सर्जिकली रिमूव करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी हम लोग सीजर्स में स्पेशलाइज काइंड ऑफ डाइट इस्तेमाल करते हैं जिसको कि हम लोग कीटोजेनिक डाइट कहते हैं, जिसमें हाई फैट होता है, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है और लो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, मतलब चावल, चीनी, मैदा की मात्रा कम होती है। इस तरह का डाइट भी एपिलेप्सी में काम आता है और वो काफी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कभी कभी कुछ एपिलेप्सी जो होता है विटामिन रिस्पॉन्सिव होता है, उसमें विटामिन का हेल्प मिलता है। कुछ एपिलेप्सी ऐसे होते हैं जिसमें कि लोग जो वेगस नर्व होता है जो ब्रेन के सेंटर्स को इनिबिट करता है वो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग वेगस नर्व स्टिमुलेशन कहते हैं। तो राइट फ्रॉम द नो ट्रीटमेंट जहां मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है से दवाएं, सर्जरी, विटामिन या फिर वेगल नर्व, इस तरह के तमाम मेथड्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं एपिलेप्सी के मरीज को ट्रीट करने के लिए। मिर्गी के सिम्टम्स क्या हैं और कोई इनको कैसे पहचान सकता है, इसके बारे में बताएं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मिर्गी और ये हमें बहुत सारी चीजों से बताता भी है कि क्या चीज मिर्गी नहीं है। बॉडी में कोई भी सिम्टम जो काफी कम देर के लिए हो, ब्रीफ हो, वो मिर्गी हो सकता है। मतलब कि जब ब्रेन में हर जगह के सेंटर्स बने हुए हैं, कहीं देखने का सेंटर है, कहीं पे हमारे सोचने का सेंटर है, कहीं से हमारा हाथ पैर मूव होता है, कहीं से हम सुनते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन का ब्रेन का कौन सा एरिया ज्यादा करंट वहां पे निकल रहा है, ज्यादा स्टिमुलेट हो रहा है, जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बन रहे हैं, आपको अलग अलग तरीके के सिम्टम्स और साइंस आ सकते हैं। इसीलिए बॉडी में जब कोई भी सिम्टम्स कुछ देर के लिए हो वो अपने आप में मिर्गी हो सकता है। जो सबसे कॉमन सिम्टम है हम समझते हैं कि दोनों हाथ पर के झटके लग रहे हैं, किसी को उसकी आंखें टिक गई हैं, वो दोनों हाथ पर के वो झटके ले रहा है और वो होश में नहीं है, जिसे हम लोग जनरलाइज्ड टोनी क्लोनिक सीजर्स कहते हैं। या किसी को फोकल होता है कि एक ही तरफ का फेस ट्विच कर रहा हो, ये पार्ट होता है, या किसी की आंखें ब्लिंक कर रही हो उसका पार्ट होता है, ये कॉमन पार्ट है। लेकिन कभी कभी मिर्गी ऐसा भी होता है कि आप बात करते करते कुछ देर के लिए रुक गए, ठहर गए, आपकी आंखें सिर्फ टिक गई हैं, आप कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, ये भी मिर्गी का सिम्टम हो सकता है। या कभी आपको कुछ अलग सा फीलिंग सिर्फ एक ही हाथ में हो रहा है, आपको नमनेस हो रही है, आपको एक पार्ट हो रहा है जो एक ही हाथ में हो रहा है, सिर्फ सेंसरी पार्ट, वही मिर्गी का पार्ट हो सकता है। या कुछ देर के लिए आप ब्लैंक हो गए, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, या कुछ आप अलग तरीके की बातें सुन रहे हैं, अलग तरह का स्मेल आ रहा है आपके साथ में, तो ये सारे तमाम चीजें जो होती हैं मिर्गी का पार्ट हो सकता है। तो जब कभी कोई ब्रीफ सिम्टम हो जो बार बार हो रहा हो, अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, डॉक्टर इसको आगे इवैल्यूएट कर लेंगे कि ये कोई सीजर की निशानी तो नहीं है। डॉक्टर, कई बार हम ये भी देखते हैं एपिलेप्सी से जुड़ी हुई लोगों के बीच में काफी कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उनके बारे में बताएं। हाँ, तो एपिलेप्सी में ना डिस्पाइट रिसेंट डेवलपमेंट, साइंस की तरक्की होने के बावजूद, लोगों का एजुकेशन लेवल इंप्रूव करने के बावजूद भी एपिलेप्सी में अभी भी काफी सारे मिथ्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, लोग ये समझते हैं या कभी कभी ये एपिलेप्सी एक छुआछूत की बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज है। वैसा नहीं है, एपिलेप्सी छुआछूत बीमारी नहीं है। ये एक किसी और को ट्रांसमिट नहीं हो सकती है टच करने से या साथ में खाना खाने से। सेकेंड ये है कि एपिलेप्सी एक मानसिक रोग है, नहीं, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये ब्रेन का डिसऑर्डर है। एपिलेप्सी के मरीज ये भी समझते हैं या लोग ये समझते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग इलाज चलने वाली बीमारी है, नहीं। ऑलमोस्ट 70% मरीज जो एपिलेप्सी के होते हैं वो दवाओं के साथ में ठीक रहते हैं, उनकी दवाएं लाइफ लॉन्ग नहीं चलती हैं, उनकी दवाएं बंद हो जाती हैं इसके साथ में।
इपिलेप्सी के मरीज मैरिज नहीं कर सकते हैं, ये चीजें उनके बच्चों में चली जाएंगी, नहीं। मैक्सिमम जो इपिलेप्सी के मरीज होते हैं वो मैरिज कर सकते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। हाँ, जब उनकी दवाएं चलती रहती हैं, और अगर कोई फीमेल पेशेंट इपिलेप्टिक है तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान में अपनी मेडिसिन को कैसे वो टाइट्रेट करें, कैसे वो एडजस्ट करें। और मिथ कॉमन क्या आता है, किसी पेशेंट को इपिलेप्सी या फिट्स के दौरे पड़ रहे हैं तो अभी भी कहीं कहीं लोग उस दौरान में कोई अनियन अपने नोज के पास में डाल दिया, या कभी कभी कुछ स्लीपर्स डाल दिया अपने माउथ या नोज के पास में, जो कि अपने आप में गलत है। उन चीजों से इपिलेप्सी दौरे नहीं रुकते हैं। दौरे या तो अपने आप रुकते हैं या आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं दौरे रुकने के लिए, उसकी वजह से दौरे का पार्ट रुकता है। ये भी लोग समझते हैं कि मिर्गी एक ऊपरी हवा है, यू हैव बीन पोसेस्ड, किसी ने आपको पोसेस कर लिया है, डेविल का पार्ट है। नहीं, हमने भी जस्ट बात करी कि मिर्गी एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि ट्रीटेबल है। तो ये सब कॉमन मिथ है जिसके बारे में लोग धीरे धीरे करके अवेयर हो भी रहे हैं और इन चीजों को लोग समझ भी रहे हैं इसके बारे। साथ ही डॉक्टर आप ये भी बताएं कि मिर्गी के मरीज की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, इस पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्गी के मरीज सिर्फ मिर्गी के मरीज नहीं होते, उनके जो आसपास केयर गिवर होते हैं उनको भी इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मिर्गी के मरीज हैं उनको अपना मेडिसिन टाइम पे लेना जरूरी है। जो मेडिसिन का टाइमिंग बना हुआ है सुबह शाम, उसमें मेंटेन करें, मेडिसिन मिस ना करें। सेकेंड चीज क्या है, अपनी लाइफ स्टाइल को डिसिप्लिन रखें, टाइम पर सोना, टाइम पर खाना खाना, लगातार स्क्रीन पे नहीं होना, अपने आप को स्ट्रेस से, अल्कोहल से दूर रखना। थर्ड, जो डेंजरस एक्टिविटीज है जैसे कि ड्राइविंग हुआ, क्लाइंबिंग हाइट्स हुआ, वाटर बॉडीज में जाना हुआ, वहां पे फायर के पास में जाना हुआ, वहां पे अपने आप को सेफ रखें। वो नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं, ग्राउंड में खेल सकते हैं, उस पार्ट का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फोर्थ ये है कि जो मिर्गी के मरीज के रिलेटिव्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, खासकर उनके साथ में, उनको पता होना चाहिए कि जब सीजर्स आता है, फिट्स आता है, तो हमें कैसे फर्स्ट एड करना है, लिटाना है, करवट करना है, नेक ओपन करना है, मुंह से कोई झाग वाग आ रहा है, वॉमिटिस है तो उसे क्लीन करना है। और अगर फिट्स प्रोलॉन्ग्ड हो मोर देन 3 मिनट्स का, तो इमरजेंसी की मेडिसिन नॉस्ट्रिल में या फिर जो टैबलेट्स आती है लिप्स और टिच कुछ रखने की, वो इस्तेमाल करना है। जब फिट्स आ रहा है, मरीज लेटा हुआ है, तो उसके आसपास के एरियाज को क्लीन रखें जहां पे उसको चोट ना लग जाए। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो इमरजेंसी की मेडिसिन होती हैं घर पे, वो सही जगह पे रखी हो, वो आसानी से मिल जाए, सबको पता हो घर में कि इमरजेंसी की मेडिसिन है, और उसका डोज वहां बाकायदा लिखा हुआ कि अगर इमरजेंसी में फिट्स किसी को आ रहा है, सीजर्स आ रहा है, तो वो इसको ये मेडिसिन इतने डोज में इस्तेमाल करना है। उसके अलावा जो सोशल सपोर्ट है वो जरूरी है। सीजर्स के मरीज मानसिक रोग से ग्रसित नहीं है, वो एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उनको हम नॉर्मल मेन स्ट्रीम में जो उनका एजुकेशन का पार्ट है, जो उनका अपॉर्चुनिटीज है, जो उनकी ट्रेनिंग है, जो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, सब में हम उनको एमलगमेट करें, हम उनको इंक्लूड करें, हम उनको साथ में लेके चलें। वो भी हमारे अटेंडेंट्स का, हमारे केयर गिवर्स का और हमारी सोसाइटी का रोल है उनके साथ। साथ ही कई लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि क्या एपिलेप्सी के लिए जिंदगी भर दवाइयां या इलाज लेना पड़ सकता है? ये भी बहुत बड़ा मिथ है। एपिलेप्सी की मेडिसिन लाइफ लॉन्ग नहीं चलती हैं। ऑलमोस्ट 70% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी मेडिसिन आफ्टर 2 सीजर फ्री ईयर्स या 3 सीजर फ्री ईयर्स के बाद में बंद हो जाती है। कुछ ही मरीज ऐसे होते हैं जिनकी मेडिसिन को और लंबे समय तक हमें कंटिन्यू करने की जरूरत पड़ती है। मैक्सिमम पेशेंट्स की जो मेडिसिन होती हैं वो 2 या 3 साल के बाद में स्टॉप हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। क्या एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, जैसे हमने एक बार बात करी आपसे कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम पेशेंट्स जो होते हैं जिनके सीजर्स वेल कंट्रोल होते हैं मेडिकेशंस पे, दे कैन लीड ए नॉर्मल लाइफ ऑन द पार्ट। इसके साथ में हाँ, जो प्रिकॉशंस लेना होता है, जब भी हम बात कर रहे थे कि उनको अपने स्लीप का, अपने डाइट का, अपनी मेडिसिन का, एंड अवॉइडिंग डेंजरस एक्टिविटीज, जो हाइट्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, उसको अवॉइड करना होता है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि ऑलरेडी पहले से डेवलपमेंटल डिले होता है और जिसकी वजह से उनको एपिलेप्सी होती है, उनकी जो लाइफ होती है वो उनके मेन बीमारी जिसकी वजह से एपिलेप्सी हो रहा है उस पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चों में एपिलेप्सी के साथ में उनको ड्रॉप अटैक्स आते हैं, वो गिर जाते हैं, तो उनके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो उन जगहों पे ना गिरे जहां पे उनको चोट लग जाए, या हेलमेट पहन रहे हैं उस पार्ट का रखें। लेकिन मैक्सिमम मरीज
इपिलेप्सी के साथ में प्रिकॉशंस के साथ में उनके सीजर्स वेल कंट्रोल्ड हो, ठीक है, तो वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, एपिलेप्सी अवेयरनेस पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज या ऐसी कोई जानकारी जो आप देना चाहें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इपिलेप्सी एक मानसिक बीमारी नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पहली चीज। सेकेंड चीज क्या है कि लाइलाज नहीं है, एट द साइंस इज एडवांसिंग, वी हैव गॉट मेनी मोर मेडिकेशंस, मेनी मोर थेरेपी, जहां से हम सीजर्स को पहले से बेहतर कंट्रोल कर पा रहे हैं। थर्ड चीज क्या है कि इपिलेप्सी की मेडिसिन लाइफ लॉन्ग नहीं चलती है, इसकी मेडिसिन मैक्सिमम पेशेंट्स पे कुछ अरसों के बाद में बंद हो जाती है। एंड फोर्थ, इपिलेप्सी के मरीज हम सब जैसे ही हैं, हम सबको सीजर्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है, उनको हमें अपने जैसा ही ट्रीट करना है। कभी अगर वो नीड में हो, सीजर्स में हो, फिट्स में हो, तो हमें उनको सही तरीके से हेल्प करना है। उनको हमें कोशिश करनी है कि सोसाइटी का वो एक अभिन्न अंग बन पाए, वो हमारे साथ में इंक्लूड हो पाए, हमारे साथ में प्रोग्रेस कर पाए। डॉक्टर, आपका इन अहम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्गी के प्रति कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इन जानकारियों से फायदा होगा और मिर्गी का सही समय पर सही इलाज हो पाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।